आज कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। बेटा आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें आज दो नई बातें आएंगी। एक डेल क्रेडिटर कमीशन का लफ्ज़ आएगा नया आपके लिए, और एक इसमें बेटा स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक जो हमारा बिका नहीं है कंसाइनमेंट में, उसकी कैलकुलेशन आज कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। तो बेटा ऑन 1 September 2010 कासिम ऑफ लाहौर सेंट 500 केसेस ऑफ ₹150 ईच टू अजीज़ ऑफ कराची। अज़ीज़ जो है हमारा कंसाइनी है और कासिम हमारा कंसाइनर है। कासिम लाहौर से है और अज़ीज़ कराची से है। कासिम ने लाहौर से 500 केसेस भेजे हैं किसी भी चीज़ के। उसकी एक केस की जो कीमत थी वो ₹150 थी। टू बी सोल्ड ऑन हिज अकाउंट एंड एट हिज रिस्क फॉर ₹7.5% कमीशन एंड 2.5% डेल क्रेडिटर कमीशन। ये 7.5% का मतलब 7.5% सादी कमीशन है जो हमने कल भी देखी थी कि वो चीज़ें बेचेगा और 7.5% कमीशन ले लेगा, और साथ इसके 2.5% डेल क्रेडिटर कमीशन है। ये कौन सी कमीशन होती है? ये बेटा एक रिस्क के तौर पे कंसाइनर जो है कंसाइनी को एक कमीशन अलहदा से देता है कि अगर बिलफर्ज कंसाइनी ने सामान बेचा और उधार पर बेचा किसी को, और वो कस्टमर जो आगे था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने इंसॉल्वेंसी की वजह से पैसे नहीं दे सका और बैड डेट्स हो गए, तो इस कमीशन की वजह से ये बैड डेट्स कंसाइनी के होते हैं। कंसाइनर इस बैड डेट्स को बियर नहीं करता, ना ही अपनी बुक्स में कहीं पर उसको लिखता है, ना ही ट्रीट करता है। कंसाइनी ने इसके पैसे वापस करने होते हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट वो डेल क्रेडिटर कमीशन ले रहा होता है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे? इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही है कि जहाँ पे आप 7.5% सेल पे कमीशन लेंगे वहाँ पे अलग से 2.5% भी कमीशन ले लेंगे। मतलब सादे अल्फाज में कि टोटल कमीशन वो 10% दे रहा है। एक दे रहा 7.5% कमीशन जो उसको आम तौर पर मिलती है, और 2.5% अलग से इसलिए दे रहा है कि अगर कोई बैड डेट्स हो गए तो कंसाइनी इसको बियर करेगा। अमूमन ये बैड डेट्स नहीं होते, और आम तौर पर अगर हो जाए तो वो फिर अगर डेल क्रेडिटर कमीशन ना हो तो फिर कंसाइनर को बियर करने पड़ते हैं। तो कंसाइनर इस रिस्क से बचने के लिए कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ़र कर देता है। आगे वो कहता है कि एन इनकर्ड ₹5500 एक्सपेंसेस ₹20,000 नहीं, यहाँ तक पहले बात है कि एंड इनकर्ड ₹5500 एक्सपेंसेस, और कंसाइनर ने उसको चीज़ें भेजने के लिए जो एक्सपेंस किए हैं वो ₹5500 एक्सपेंस किए हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे तो आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए, क्योंकि हमने जिस क्वेश्चन में स्टॉक निकालना होता है ना बेटा, उसमें हमने अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ज़हन में रखना होता है। तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये बात समझने वाली है बेटा। तमाम तर वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर से लेकर कंसाइनी के पास चीज़ें पहुंचने तक, कंसाइनी के गोडाउन में जाने से पहले तक जितने एक्सपेंसेस होंगे, ये सादा सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो तमाम एक्सपेंसेस जो कंसाइनर के गोडाउन से निकलकर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुँचने तक तमाम तर एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं। जैसे ही कंसाइनी के गोडाउन में चीज़ें पहुंच जाती हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। लेट्स सपोज गोडाउन रेंट हो गया, दीगर एक्सपेंसेस, कोई इंश्योरेंस हो गई, या बाकी चीज़ें जो कंसाइनी ने करवाई हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। बट जब कंसाइनर ने यहाँ से चीज़ भेजी, कैरेज पड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस था। उसके बाद कोई इंश्योरेंस करवाई उसने, डायरेक्ट एक्सपेंस था। कोई पैकिंग करवाई, डायरेक्ट एक्सपेंस था। ये कंसाइनर के, और एक और बात याद रखिएगा आसानी के लिए कि कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस ही डायरेक्ट होते हैं। कंसाइनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि जब गोडाउन में चीज़ उतर जाती है तो उसके बाद भी वो काफ़ी एक्सपेंस करता है। जैसे सेलिंग के एक्सपेंस करता है, चीज़ें बेचने जा रहा था उसके लिए उसको पेट्रोल डालना पड़ गया, कुछ मतलब और दीगर एक्सपेंसेस करने पड़ गए, तो ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी बजाते खुद करता है। तो वो एक्सपेंसेस जो गोडाउन में निकलने के बाद, मतलब गोडाउन में जाने के बाद चीज़ एक्सपेंस करेगा कंसाइनी, वो इनडायरेक्ट होते हैं। कंसाइनर के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं। तो इसी तरह यहाँ उसने बात की, कंसाइनर ने ₹5500 के एक्सपेंस किए। ₹20,000 एडवांस हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन 31 December 2010, और 31 दिसंबर 2010 को उसको एक ₹20,000 एडवांस कंसाइनी ने भेज दिया। ये कल वाले क्वेश्चन वाली बात आ गई। अजीज़ सेंड एन अकाउंट सेल, और उसने एक अकाउंट सेल भेज दिया कुछ अर्से बाद। वो कहता है कि 300 केसेज हैव बीन सोल्ड फॉर
230 मेरे ख्याल से, थोड़ा सा डार्क है, वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इमेज सही मुझे। ईच एंड अनदर 100 केसेस ऑफ एट रुपीज़ 220 ईच, कि एक केसेस उसने 230 रुपये के हिसाब से बेचे हैं और एक केस उसने 220 के हिसाब से बेचे हैं। ही हैज़ इनकर्ड अनलोडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 750 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 1000। और इसने एक्सपेंसेस कितने किए हैं देखें जी, अनलोडिंग एक्सपेंस किए हैं 750। अनलोडिंग क्या है, जब उसने चीज़ ली होगी और गोडाउन में लाया होगा, तो लाने के लिए उसने चीज़ को पहले किसी ट्रक से उतारा होगा तो रखा होगा ना गोडाउन में, तो ये अनलोडिंग चार्जेस हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसके। बट उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, तो सेलिंग एक्सपेंसेस गोडाउन में आने के बाद के एक्सपेंसेस हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हमारे स्टॉक के लिए हमें एक्सपेंसेस डायरेक्ट चाहिए होते हैं, इनडायरेक्ट से हम कॉस्ट नहीं निकाला करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये इसलिए चाहिए कि आपने जब स्टॉक निकाला, स्टॉक की वैल्यू में जो कॉस्ट आएगी उसकी कॉस्ट ऐड होगी, जमा जो इस पर एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी, तो वो डालकर एक कॉस्ट बनेगी बेटा, और आपको पता चलेगा कितना स्टॉक है आपके पास, ठीक है जी। तो ही हैज़ इनकर्ड एक्सपेंसेस, उसने 750 कर दिए सेलिंग एक्सपेंसेस और 1000 रुपया कर दिए उसने, मतलब 1000 रुपये एक्सपेंसेस हैं सेलिंग के और 750 रुपये अनलोडिंग एक्सपेंसेस हैं। ही सेंड अ बैंक ड्राफ्ट, उसने बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कासिम, डायरेक्टली आज आपने लेजर बनाना सीखना बेटा। सारी एंट्री जेन में है आपके। नंबर 1, जब कंसाइनमेंट भेजेगा एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। चलें एंट्री करें, शाबाश। तो ज़रा जेन में एंट्री करें तो क्या एंट्री होती है, ये अपनी आसानी के लिए ना आप इस इलस्ट्रेशन की जो बच्चे नए हैं जिनको समझ नहीं आ रही, वो पहले इसकी सारी एंट्रीज़ करें। मैं एंट्रीज़ बोलता जाता हूँ। पहली एंट्री आप करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, ये बन जाएगा 500 केसेस मल्टीप्लाई बाय 175,000 रुपया। उसके बाद उसने एक्सपेंस किए हैं 5500 रुपये के, वो कहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5500 रुपया, या कैश अकाउंट क्रेडिट जो एक्सपेंस है। इसके बाद आपने आगे आने के बाद आपको पता है कि जी उसने आपको एडवांस भेजा था, तो एडवांस की एंट्री कर लें ज़रा, शाबाश। एडवांस की एंट्री करें तो एंट्री क्या हो जाएगी कि मेरे पास क्या आया है, कैश अकाउंट। किससे आया है, किसने भेजा मुझे, अजीज़ ने। अजीज़ अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, अजीज़ अकाउंट क्रेडिट कितने का, 20,000 रुपये का। उसके बाद आया जी अजीज़ ने आपको अकाउंट सेल भेजा, उसने कहा कि मैंने 2 चीज़ें बेचती हैं, यानी कि आपने पहली एंट्री करनी है कि मेरे पास से कंसाइनमेंट चली गई है, वो कितने की गई है आपकी, कंसाइनमेंट जो गई है वो कितने की गई है जी, वो गई है आपकी एक गई है 230 रुपये के हिसाब से 300 केसेस, और एक गई है 100 केसेस 220 के हिसाब से। इनको ऐड कर लें, ये 91,000 91,000 समथिंग बनेगा। यहाँ पे इमेज डार्क है मेरे पास बेटा, मुझे सही समझ नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो ये आप मल्टीप्लाई करें दोनों को, यानी कि 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 230 के साथ और फिर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 के साथ, दोनों की अमाउंट को ऐड करके एंट्री कर लें कि हमारी अजीज़ अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि मैंने अजीज़ से पैसे लेने थे और लेने हैं, और हमारी कंसाइनमेंट चली गई है। कितने की गई है जी, वो गई है 91,000 समथिंग के। फिर उसने एक्सपेंसेस किए हैं, कितने एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री कर लें। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एक्सपेंस, या किसने किए हैं वो एक्सपेंस, अजीज़ ने किए थे, तो आपने अजीज़ अकाउंट क्रेडिट करना है। तो क्या करेंगे आप, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अजीज़ अकाउंट क्रेडिट कितने से, 750 से। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अजीज़ अकाउंट क्रेडिट कितने से, 1,000 रुपये से। फिर उसकी कमीशन निकालनी है अलग-अलग। कैसे निकलेगी कमीशन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अजीज़ अकाउंट क्रेडिट, नीचे आप लिखते जाने की कमीशन है, कमीशन 7.5% है, जो उसने सेल की है उसको 7.5% से मल्टीप्लाई कर दें, 6,825 आ जाएगा। फिर आपने अलग से डेल क्रेडिटर कमीशन निकालनी, उसकी एंट्री भी कर दें। उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू अजीज़ अकाउंट 2.5% को मल्टीप्लाई कर दें उसी की सेल के साथ जो उसने सेल की थी उसके साथ ही, ये टोटल उसकी कमीशन बन जाएगी 10,850 रुपये। उसके बाद आपने बेटा स्टॉक निकालना है, ये अब आपके लिए एक नई बात है, ये समझिएगा ज़रा। नेक्स्ट पेज पे आएँ, ये नीचे वर्किंग है, ये वर्किंग लिखी है, ये देखें, ये 1 लिखा है, ये फिंगर के नीचे द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज, है ना जी। तो इसको कैसे करें आप, 100 केसेस बचे थे, कॉस्ट कितनी थी, 150 रुपया, 100 को मल्टीप्लाई करें 150 के साथ 15,000 रुपये आ जाएगा। अब आ जाए जी, ये 1/5, मैं कहता हूँ ये 1/5 नहीं है, ये आपने प्रोपोर्शनेट बनानी। ये समझे कितने केसेस आपके बच गए थे जो नहीं बिके, वो 100 थे। कितने केसेस आपने टोटल भेजे थे, वो 500 थे।
100 ओवर 500, आंसर क्या आता है 1/5 ही, तो उसने 1/5 लिखा हुआ है। आप करें 100 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकर किए थे वो 5500 रुपया थे। कितने थे? 5500 रुपया। तो आप एंट्री कर लेंगे 100 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय 5500, आंसर आएगा 1100 रुपया, वो 15,000 के नीचे लिख लेंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे 100 ओवर 500 डिवाइडेड बाय अनलोडिंग चार्जेस कितने थे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी थे वो कितने थे 750, 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 बचेगा आपके पास, वो लिख लेंगे। सबको ऐड कर लें। ये स्टॉक की कैलकुलेशन आपने कर ली कि ये स्टॉक अभी किसके पास पड़ा है, कंसाइनी के पास पड़ा है, और आपने यहाँ पे आके लास्ट एंट्री कर ली कंसाइनमेंट अकाउंट जिस पे 1 लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। इसकी एंट्री आपने करनी है, वो क्या करनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट पड़ा है ना अभी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है, लेकिन आपने स्टॉक में डाल दिया उसको, तो आप कहेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, या स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री करेंगे, जो अमाउंट आई है वो लिख लेंगे। इसके बाद आपने सिंपल अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। प्रॉफिट आ गया 15,900 रुपया। ये आपका एंट्रीज सारी होगी। एंट्रीज करने के लिए आपको पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, और अकाउंट मैंने कल सिखाया था आपको। एंट्रीज के बाद हमने सारा अकाउंट बनाना है बेटा। ये अकाउंट बनाने के बाद आपको प्रॉफिट निकल आएगा। नेक्स्ट आएंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनता है, ये मैंने कल बताया था आपको। ठीक है जी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट आएगा, डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा 75,000 रुपये से। आगे आपने कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाना है। देखें बेटा जी, एक डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिट साइड पे बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसको अभी आपने यूज़ नहीं किया, बैलेंस बन गया आपका। अब आ जाए जी अजीज़ का अकाउंट के अजीज़ से आपने पैसे कितने लेने। एंट्रीज़ को पकड़े, जहाँ जहाँ पे अजीज़ का जिक्र आया था वो करते जाएँ। अजीज़ अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि इसने कंसाइनमेंट बेची थी। कितने की बेची थी? 91,000 की। आपने 91,000 से इसको अजीज़ अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया। अजीज़ ने आपको पैसे भेजे थे जी, कितने भेजे थे? 20,000 रुपये एडवांस भेजा था ना जी, बैंक में भेजा था, ये कैश भेजा था, जैसे भी। तो आपने वहाँ पे अजीज़ अकाउंट को क्रेडिट किया था, अपनी एंट्री को पकड़े। हाँ, तो क्या थी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू अजीज़ अकाउंट क्रेडिट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू अजीज़ अकाउंट क्रेडिट। तो अजीज़ अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट लिख दें। फिर क्या हुआ था, उसने एक्सपेंसेस किए थे, अनलोडिंग एक्सपेंसेस किए थे। अजीज़ अकाउंट क्रेडिट हुआ था किसकी वजह से? किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था जी? इस कंसाइनमेंट की वजह से। तो आपने कंसाइनमेंट की वजह से क्रेडिट कर देना। फिर सेलिंग एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट कर देना, यानी कि सारे कंसाइनमेंट अकाउंट ही है। असल में सारे कंसाइनमेंट अकाउंट में अंदर उसने डिटेल बता दी कंसाइनमेंट अकाउंट किस किस वजह से क्रेडिट हुआ था या डेबिट हुआ था, अजीज़ अकाउंट किस किस वजह से क्रेडिट हुआ था। आपने वो डिटेल लिख देनी आ गई। इसी तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट की मेन हेडिंग बना के बीच में कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों डेबिट हुआ था जी? अनलोडिंग एक्सपेंस की वजह से। फिर क्यों डेबिट हुआ था जी? सेलिंग एक्सपेंस की वजह से। फिर क्यों डेबिट हुआ था? कमीशन की वजह से। फिर क्यों डेबिट हुआ था? डेलिक्रेटर की वजह से। ये 91,000 में से ये सारे पैसे माइनस कर दें तो 60,150 बचते हैं, जो उसने उसको वापस भेजने हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 2 थी बेटा आपकी। इसमें स्टॉक और डेलिक्रेटर कमीशन आ गई है। ये आप सॉल्व कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ मैं आगे देखता हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन से आपको करने चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2 और मेरा ख्याल है 3 आगे सेम होगा, उसमें स्टॉक आ जाएगा। आप वो क्वेश्चंस को करें। अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी आती तो मुझसे ज़रूर पूछ लें बेटा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 करीम बख्श जी। बेटा मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ है वो कर लीजिएगा, सेम है। और आई होप सो कि आपसे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो सकता है। पढ़ के देखिए क्वेश्चन को, अगर कोई इशू हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना आप कल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इलस्ट्रेशन के साथ ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।